शहादा, जिसकी राइटर है नूरुल ऐन मुस्तफ़ा, ये इसकी 12वीं एपिसोड है। और नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हातिम, तुम्हारे दिमाग पर चोट तो नहीं लग गई? मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से उनकी चीख हातिम की समात तक पहुंची तो उसने बेसाख्ता ही मोबाइल फ़ोन को कान से दूर किया था। उसे कुछ ऐसा ही सुनने की तवक्को थी। वो उस वक्त हुकूमत की जानिब से मिलने वाले मकान के किचन में चूल्हे के आगे खड़ा पानी के उबलने का इंतज़ार कर रहा था। सूफिया बेगम की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्का सा गढ़ा नुमाया हुआ। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। उबलते पानी में पत्ती डालने पर पानी का रंग सुनहरा पड़ने लगा। वो उस वक्त आरामदासी नीली शर्ट और काले ट्राउज़र में मलबूस था। तुम्हारे दिमाग को वाकई कुछ हो गया है। उनकी बात पर हातिम कहकहा लगाकर हंस पड़ा। तुम मजाक कर रहे हो ना माँ? वो एहतजाजन पुकार उठा। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस मामले में तो मैं मुकम्मल तौर पर संजीदा हूँ। यकदम उसके लहजे में संजीदगी छाई थी। सूफिया बेगम उसकी बात पर खामोश रहीं। उन्हें समझ नहीं आया कि वो हातिम को क्या जवाब देती। उन्हें अपने बेटे पर ताजुब हो रहा था। वो ये बात आखिर कैसे कर सकता था? भाईजान नहीं मानेंगे हातिम, वो मध्यम लहजे में बोली थी। हमना के साथ निकाह करने के लिए उन्होंने हातिम को मजबूर किया था। हातिम हमना से निकाह नहीं करना चाहता था, मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि वो हाफा को पसंद करता है, और अभी एतराफ़ उन्हें शर्मिंदा कर रहा था। बाज़ औक़ात वालिदैन के चंद फ़ैसले औलाद की ज़िंदगी को बर्बाद कर डालते हैं। मैं मना लूँगा, मध्यम लहजे में कहा। पानी में दूध डालते उसने एक नज़र खिड़की की जानिब डाली। रात की चादर हर चीज़ को ढांप चुकी थी, अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। हातिम, मैं तुम्हें अब क्या कहूँ? उन्होंने एक हाथ से अपना सर थाम लिया। तुमने उस वक्त मना क्यों नहीं किया था जब तुम्हारा हमना से निकाह हो रहा था? उनका बस नहीं चल रहा था कि वरना वो उसके पास पहुंचकर उसके कान खींच लेती। आई एम सॉरी, मैं माजरत खा हूँ। मुझे तभी इनकार करना चाहिए था, मगर मैं नहीं कर पाया। मुझे उस बात का बेहद अफसोस है, वो संजीदा लहजे में बोल रहा था। मुझे तब अपने जज्बात का अंदाज़ा नहीं था। अगर मुझे अंदाज़ा होता तो उसी वक्त इनकार कर देता। उसके पुरअफसोस लहजे पर सूफिया बेगम खामोश रह गईं। वो अपनी गलती आसानी से तस्लीम कर लिया करता था, और उन्हें अपने बेटे की आदत बहुत पसंद थी। उन्होंने गहरा सांस भरा। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? उनके सवाल पर हातिम का हाथ थमा। उसने कप चूल्हे के पास स्लैब पर रखा और चूल्हा बंद कर दिया। सुनहरी चाय को ढांपते हुए वो ज़रा पीछे हटा और कुर्सी पर जा बैठा। मैं इतनी जल्दी होने वाली मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता। मुझे तो वो बस पसंद है। सूफिया बेगम को अपने बेटे पर ढेरों प्यार आया। वो किस कदर खूबसूरत बोलता था ना। उसके लहजे का ठहराव इंसान को पुरसुकून कर देता था। फिर तो पसंद कोई दूसरी भी आ जाएगी। पसंद तो आ सकती है, मगर मालूम नहीं कि कब आएगी। इसलिए मेरी प्यारी माँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मामू से बात कर लूँ? उसके मुस्कुराते लहजे पर सूफिया बेगम ने अपना सर झटक दिया। उन दोनों का ताल्लुक़ बहुत मजबूत और दोस्ताना था। हातिम हर बात सबसे पहले अपनी माँ को बताया करता था। जब वालिदैन औलाद के दोस्त बन जाएं तो बाहर के किसी फ़र्द की ज़रूरत दरपेश नहीं रहती। कर लो, मगर मैं तुम्हें इकरार की ज़मानत नहीं देती। उनकी बात पर हातिम मुस्कुरा दिया। मगर मैं आपको मामू के इकरार की ज़मानत देता हूँ। उसका लहजा पुर यकीन था। सूफिया बेगम के दिल को इत्मीनान पहुँचा। अगर हातिम कह रहा था कि वो भाईजान को मना लेगा तो वो मना कर ही दम लेगा। इतना तो वो अपने बेटे को जानती थी। तुम्हारा बदला कहाँ तक पहुँचा? उन्होंने यकदम ही गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया। हातिम ने गहरा सांस भरा। माँ, आपको अच्छे से मालूम है कि मैं बदला लेने नहीं आया। अगर मैं बदला लेने वालों में से होता तो अब तक दुश्मन जिंदा ना होता। सूफिया बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। वो लोग कहाँ कैद हैं? हवेली में। उनके दरमियान खामोशी छा गई। चूल्हे पर पड़ी चाय ठंडी पड़ चुकी थी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम अपने मकसद में कामयाब ठहरो। आमीन। उनकी आवाज़ बोझल हो गई। हातिम ने आंखें बंद करके बहुत कुछ अपने अंदर उतारा। अल्लाह हाफिज़। मोबाइल बंद करते हुए उसने चूल्हे की जानिब देखा। वो दोबारा गर्म की हुई चाय नहीं पिया करता था, मगर रिस्क की नाकदरी भी उसे गवारा नहीं थी। बादल नखास्ता उसने चाय गर्म करके अपने कप में उठेली। कुछ देर बाद वो बेतासिर चेहरा लिए कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। लंबे लंबे सांस भरते हमज़ा ने अचानक से अपनी आंखें खोली थी
और एकदम से बैठ गया। अचानक बैठने के बाइस एक लम्हे के लिए उसका सर चकरा उठा। सर को थामते हुए उसने जग से पानी का गिलास भरा। उसके दिल की धड़कन मामूल से हटकर चल रही थी। पेशानी पर पसीने की चंद बूंदें चमक रही थी। चेहरे पर इज़्तिराब छाया था। गिलास को वापस रखकर वो चंद लम्हे साकित बैठा रहा। शायद उसने कोई बुरा ख्वाब देखा था, मगर वो ख्वाब याद क्यों नहीं आ रहा था। ये बेचैनी मामूली नहीं थी। यूँ लग रहा था जैसे उसकी कोई कीमती चीज़ उससे दूर हो रही थी, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। भला हमज़ा शायद इतना बेबस कैसे हो सकता था? नहीं, वो तो अपना हक लेना जानता था। साइड टेबल के दराज से सिगरेट और लाइटर निकालकर वो बालकनी की जानिब बढ़ा। उस वक्त उसे सिगरेट की तलब हो रही। बालकनी का दरवाज़ा खोलते साथ ही हवा का एक थपेड़ उसके चेहरे पर पड़ा। उसने एक लंबा सांस भरा और बालकनी की रेलिंग के सामने जा खड़ा हुआ। रात के अंधेरे में हवेली का बाग बरकी कुमकुमों की रोशनी में जगमगा रहा था। दूर तक फैली खामोशी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर रही थी। ऐसे में कभी कभार जानवरों की आवाज़ सन्नाटे में दस्तक देती मालूम पड़ रही थी। अंदर की बेचैनी तो किसी हद तक दब चुकी थी, मगर हमज़ा के चेहरे पर अभी भी इत्मीनान नहीं छाया था। उसका हाथ लाइटर के शोले को बार बार जला बुझा रहा था। शोले से फूटती रोशनी को देखते हुए उसे चंद दिन पहले का एक मंजर याद आया। उसके और हबूर के दरमियान खामोशी छाई थी। एकदम उसे सिगरेट सुलगाते देखकर हबूर ने बुरा मुंह बनाया। क्या ये इंसान अपनी इस महबूबा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता था? उसने खिड़की की जानिब अपना रुख मोड़ लिया। उसे अस्थमा है। चंद लम्हों बाद हमज़ा की समात ने हबूर के अल्फाज सुने थे। उसका हाथ मुंह की जानिब जाते हुए थम गया। उसकी नज़रों का इर्तकाज़ पाकर हबूर ने उस पर एक निगाह डाली। उस एक निगाह में इस्तेहज़ा था, जैसे कहना चाह रही हूँ, अब उस मनहूस को पियो। उसकी आंखों में चैलेंज उतर आया था, मगर फिर हबूर की निगाहों में नागवारी उतरी। हमज़ा बेतासिर तासरात के साथ सिगरेट का लंबा कश लगाकर सामने देखने लगा। मैं उसका इलाज करवा लूँगा। लहजे से ताकत और रौनक झलक रही थी। हबूर ने उसे देखकर तासिफ से नफ़ी में सर हिलाया, मगर उसके अंदर खुद सर हबूर ने सर उठाया था। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तल्ख लहजे में बोली। हमज़ा का चेहरा बेतासिर रहा, अलबत्ता आंखों में एक ज़ख्मी सा तासिर उभरा था। उसने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। वो किसी और को भी पसंद नहीं करती। हमज़ा के पुरयकीन लहजे पर हबूर ने अपनी भवें सुकेड़ कर उसे देखा। उसकी आंखों में उलझन उतर आई थी। खुली खिड़की से अंदर दाखिल होती हवा में उसके सुनहरी बाल उड़ रहे थे, जिन्हें अपने चेहरे से पीछे करने का तकल्लुफ़ वो नहीं कर रही थी। और वो क्यों? उसने तेज़ लहजे में पूछा। क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं। इस दफ़ा उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली थी। उसे सियाह आँखों में अपने लिए उतरती नापसंदीदगी याद आई थी। तुम खुद ही सोचो, जिसे मेरे जैसा इंसान पसंद नहीं आया तो उसे कोई दूसरा इंसान क्या ही पसंद आएगा? उसने मुस्कुराते हुए लहजे में कहते हुए हबूर की जानिब देखा। हबूर ने एक नज़र बाहर देखते हुए अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। क्या हो जो हमज़ा को मालूम पड़ जाए कि जिसके ख्वाब वो देख रहा है वो लड़की किसी दूसरे इंसान को सिर्फ पसंद ही नहीं करती, बल्कि उस इंसान से मोहब्बत भी करती है और बेतहाशा करती है। उसे एकदम ही हमज़ा पर तरस आया। आंखों में नरमी लिए उसने हमज़ा की जानिब देख, जो अब मुस्कुराते हुए गाड़ी को हवेली के अंदर दाखिल कर रहा था। हमज़ा ने एक नज़र उठाकर उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा, जिस पर हबूर ने नफ़ी में सर हिला दिया। पहियों की रफ्तार थमी तो हमज़ा सोच के पहरों से बाहर निकल आया। एकदम से मंजर बदला था और वो गाड़ी के बजाय अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। हाथ में वही लाइटर जगमगा रहा था। वो एक सुनहरे रंग का चमक वाला लाइटर था, जिसके ऊपर शेर का मुंह बना हुआ था। एक तरफ मौजूद बटन को दबाने पर यूँ लगता है जैसे वो शेर अपने मुंह से आग उगल रहा हो, जबकि लाइटर के निचले हिस्से पर ताश का इक्का स्पेट बना हुआ था, जिसके ऐन वस्त में सियाह दिल नुमा पत्ता कुंधा था। सुनहरी धात के दरमियान में चमकता हुआ सियाह दिल, एक उंगली जितनी लंबाई रखने वाला उस लाइटर पर बना शेर उस वक्त आग मुंह से उगल रहा था। वो उस लाइटर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया करता था। अभी भी शायद बेध्यानी में वो उसे उठा लाया था। लंबा सांस भरते हुए वो अंदर की जानिब पलट गया। हाथ में मौजूद सिगरेट को कोने में मौजूद बिन में फेंकता वो कमरे से बाहर निकल गया। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसका रुख अब अपने स्टडी रूम की जानिब था।
आज फिर वो असरा के सामने कुर्सी पर बैठी थी। उसे असरा को सब कुछ कह देने की आदत हो गई थी। अभी भी वो अपने पाँव को हिलाते हुए असरा के पुरसुकून चेहरे को तक रही थी। असरा वक्फे वक्फे से उसे कोई सवाल कर रही थी, जिसका जवाब देकर वो खामोश हो जाती थी। असरा को उसकी तबीयत में मस्बत तब्दीली नज़र आ रही थी। उसी लम्हे उसकी नज़र हाफा के पाँव पर पड़ी। वो असरा से अपना अस्तराब छुपाने की कोशिश कर रही थी। डोंट मूव योर लेग, अपनी टांग मत हिलाएं। हाफा ने लंबा सांस भरा और फिर सीधी हो बैठी। कुछ हुआ है मिस हाफा? हाफा सर झुकाए बैठी रही। हाफा, उसे लगा कि वो हातिम की वजह से परेशान थी। आजकल की नस्ल ने मोहब्बत को सर पर चढ़ा रखा है। ये तो एक मुकद्दस जज्बा है जो दिलों पर अलहाम के मानिंद उतरता है, जो वसल या हिजर के शर्तों से मावरा होता है। उसके मध्यम लहजे पर हाफा ने अपनी पलकें उठाई। वो परेशान थी, मगर उसके अस्तराब की वजह हातिम नहीं था, वो तो हबूर की वजह से परेशान थी। वो उस वक्त कहकहा लगाने वाली लड़की को उदास नहीं देखना चाहती थी। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ डॉक्टर, वो तो हमना को तलाक दे चुका है। वो तलाक से लेकर अब तक की सारी बातें असरा को बता चुकी थी, हबूर के मुतल्लिक भी। असरा उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। हो सकता है कि हाइद उसके साथ वफादार हो, उसकी पुरसोच आवाज़ पर हाफा ने झुंझलाहट से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं डॉक्टर, वो वफादार नहीं है, वो नाटक कर रहे हैं। उसके लहजे में यकीन था। अच्छा, फ़र्ज़ कर लीजिए अगर वो वफादार हुआ तो। उस बात पर हाफा के चेहरे पर परेशानी छा गई। तब भी हबूर खसारे में है। मैंने उसके ख़ानदान के बारे में जितना सुना है, उसके मुताबिक वो लोग इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। असरा ने इस बात में सर हिला दिया। हाफा, आप परेशान मत हो, उनकी किस्मत में जो होगा वो उन्हें मिल जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको वो हेवला फिर से दिखाई दिया? उसने बहुत खूबसूरती के साथ हाफा की तवज्जो हबूर पर से हटा दी थी। हाफा ने नफ़ी में सर हिलाया। असरा अब कलम से कागज़ पर चंद लकीरें घसीटने लगी। वो समझ रही थी कि वो हाफा की तवज्जो मबजूल कर चुकी थी, मगर वो गलत थी। हाफा की तवज्जो मबजूल नहीं हुई थी, वो हबूर के मुताल्लिक ही सोच रही थी। कुछ देर बाद वो हादी के साथ वापस घर लौट आई थी। क्लास में मौजूद सब लोग हाइद का इंतज़ार कर रहे थे, मगर वो अभी तक गैर हाजिर था। वो हमेशा से ही वक्त का पाबंद रहा था, मगर आज वो अपनी तबीयत के बरखिलाफ़ लेट हो चुका था। हाफा ने एक निगाह अपने साथ बैठी हबूर पर डाली, जो सबसे बेनियाज होकर कुर्सी के हत्थे पर अपना हाथ बजा रही थी। उसका सफ़ेद चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था। हबूर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और मुस्कुरा दी। फिर हाफा ने उसे खड़े होते देखा, रोस्ट्रम की जानिब बढ़ी और वहाँ से मार्कर उठाया। अब उसका रुख वाइट बोर्ड की जानिब था। हाफा समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हबूर क्या कर रही थी। उस वक्त सब लोगों की तवज्जो का मरकज़ हबूर थी। दराज कदामत की मालिक हबूर सफ़ेद रंग के लंबे कमीज़ में मलबूस थी। शिफॉन के दुपट्टे का एक सिरा उसके सर पर मौजूद था। अगर कई सताइश भरी नज़रें उस पर उठी थी तो कई आंखों में उसे देखते हुए हसद भी पनप रहा था। हाफा की आंखों में हबूर के लिए रश्क था। वो लड़की वाकई में चाहे जाने के काबिल थी। हबूर वाइट बोर्ड पर कुछ लिखने के बाद चंद लम्हे मुस्कुराती नज़रों से अपने लिखे गए अल्फाज को देखती रही। फिर जब सामने से हटी तो सब लोग हैरत से वाइट बोर्ड को देखने लगे, जहाँ लिखे गए अल्फाज कुछ यूँ थे। वो जो ना आने वाला है ना, उससे हमको मतलब है, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। अपने लिखे गए शेर को मुस्कुराकर देखने के बाद वो हाफा की जानिब पलटी। सब लोग अब उसे ही देख रहे थे, जो मुस्कुराते हुए कतारों के दरमियान से गुजरते हुए हाफा के पास पहुंची थी। चलो हाफा, बाहर चलते हैं, आज सर ने नहीं आना। उसकी आवाज़ कमरा जमात में मौजूद हर इंसान ने सुनी थी। हाफा की आंखें बेतासिर थीं। हबूर चंद लम्हों के लिए उसके बेतासिर आंखें देखती रही, फिर मुस्कुराकर सर झटक डाला। ओफ हाफा, उठ जाओ ना। हाफा ने खामोशी से अपना बैग उठाया और उसके साथ चल दी। उसके साथ चलते हुए भी वो हबूर के मुस्कुराते चेहरे को तक रही थी। हाफा ने उससे कोई सवाल नहीं किया था, वो बस खामोशी से उसके साथ चलती जा रही थी। संगी बेंच पर बैठते हुए हबूर ने उस गैर मामूली खामोशी को महसूस की। उसे अब हाफा की निगाहें चुभती हुई महसूस हो रही थी। खड़ूस ने मुझे बताया था कि आज उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं आना, वो मध्यम आवाज़ में बोली। तो हाफा ने गहरा सांस भरा। तुम ठीक नहीं कर रही हबूर, वो तासिफ से बोल रही थी। उसकी बात पर हबूर ने सर झटकते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई। अब वो क्या गलत कर रही थी, क्या ठीक नहीं कर रही? उसने मुस्कुराते हुए हथेली पर अपना चेहरा टिका दिया। झुकने के बाइस एक सुनहरी लट चेहरे पर लहरा कर रह गई। हाफा ने अफसोस भरी निगाहों से उसे देखा, जिन निगाहों में कुछ देर पहले हबूर के लिए रश्क था, अब वहाँ अफसोस छाया था।
ये गलत है। उसने हबूर के मोबाइल की जानिब इशारा किया, जिसे हबूर समझ नहीं सकी थी। उसकी आंखों में नमी देखकर हबूर फ़ौरन से सीधी हो बैठी। हाफा उस मामले में इतनी हसास क्यों हो रही थी? वो तो कुछ गलत नहीं कर रही थी। यार हाफा, क्यों परेशान हो रही हो? खड़ूस बहुत अच्छे इंसान हैं। उसने हाफा के हाथ थाम लिए। हाफा की नज़रों में तफक्कुर था। इर्द गिर्द दुनिया वैसे ही गर्दिश कर रही थी। मैं तुम्हें मैसेज दिखा देती हूँ। अब हबू ने उसके हाथ छोड़े और अपना मोबाइल चलाने लगी। कुछ देर बाद वो हाफा के सामने उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू रखे बैठी थी। हबूर के मोबाइल फ़ोन पर उनकी बातों को देखकर हाफा की आंखें हैरत के बाइस फैल गई। हाइद हबूर को झूठे शराब दिखा रहा था। या अल्लाह, उसके दिल से दुहाई निकली। उसे हाइद की किसी बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था। कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर था। कुछ ऐसा था जो उसकी निगाहों से पोशीदा था। ये देखो, हबूर किसी मैसेज की जानिब इशारा कर रही थी, मगर हाफा ने हाथ से मोबाइल फ़ोन परे कर दिया। उसकी परेशानी पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। वो हबूर को खाई में गिरने से कैसे रोकती? हबूर, वो सच बोल रहे हैं या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर तुम बहुत गलत कर रही हो। नामहरम से ऐसे गुफ्तगू करना गलत है, वो दो टोक लहजे में बोली। तो हबूर खामोश रह गई। मुस्कुराहट में ढले लब सिकुड़ गए। मगर आजकल तो सभी करते हैं ना? उसने मध्यम आवाज़ में कमज़ोर सी दलील पेश की। हाफा के चेहरे पर इस्तेहज़ा फैल गई। रोज़े महशर तुम्हारे नामा अमाल का हिसाब किसी दूसरे ने नहीं देना, वो मजबूत लहजे में बोलती हबूर को साकित कर गई। अगले कई लम्हों तक वहाँ खामोशी फैली रही। हबूर से उसकी बात का जवाब नहीं बन पा रहा था। मगर मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त उनसे बात करती रहूं। उसकी आवाज़ पहले से भी मध्यम थी। हाफा ने मुस्कुराते हुए हबूर के हाथ थाम लिए। वो जानती थी कि हबूर किन कैफियत का शिकार हो रही थी। अपने नफ्स पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। हबूर, अपने नफ्स को काबू करो, वो मध्यम लहजे में बोल रही थी। आज उनसे बात मत करो, कल कर लेना। उसे मालूम था कि आदत से एकदम से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, बल्कि उसके लिए ठहराव और मुस्तकिल मिजाजी शर्त है। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपने वजूद से अलहदा करना पड़ता है। पहले एक दिन छोड़कर बात करना, फिर 2 दिन, इसी तरह वक्फ़ा बढ़ाती रहना। आदत खुद ब खुद छूट जाएगी इंशाअल्लाह। वो नर्म नज़रों से हबूर के चेहरे को देख रही थी, जिस पर अस्तराब फैल चुका था। अगर मैं बात करना छोड़ दूँगी तो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। उसके फ़िक्रिया लहजे पर हाफा ने अपना सर झटक डाला। हबूर, अगर वो तुम्हें वाकई में पसंद करते हैं तो तुम्हारी कैफियत समझने की कोशिश करेंगे। उसने लंबा सांस भरा। और अगर उन्होंने तुम्हें अपनाना होगा तो ये चीज़ें उनके लिए सानवी हैसियत रखेगी और बग़ैर किसी टाल मटोल के तुम्हारे लिए रिश्ता लाएंगे। वो रुक रुक कर बात कर रही थी। उसकी बात पर हबूर ने इस बात में सर हिलाया। वो रिश्ता ज़रूर लाएंगे इंशाअल्लाह, वो मध्यम लहजे में बड़बड़ाई। ये मंज़र हमज़ा शाह के चैम्बर का था, जिसके वस्त में मौजूद कुर्सी पर बैठा हमज़ा कुछ लिखने में मसरूफ़ था। अलमारियों के अंदर लगी फ़ाइलें खामोशी से उसे काम करता देख रही थी। एक जानिब मौजूद खिड़की से बाहर का मंज़र वाज़ेह हो रहा था। बाहर मौजूद राहदारी से गुज़रते लोग तेज़ी से गुज़रते नज़र आ रहे थे। एक लम्हा कमरे में मोबाइल फ़ोन की आवाज़ गूंजी। उसने कदर नागवारी के साथ मेज़ पर उल्टे पड़े हुए मोबाइल फ़ोन को देखा। हनूज़ लिखते उसने मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगाया। एडवोकेट हमज़ा शाह स्पीकिंग। कमरे की फ़िज़ा में हमज़ा की मसरूफ़ सी आवाज़ गूंज उठी। जानता हूँ। उस आवाज़ पर हमज़ा का हाथ थमा और उसने गहरा सांस लेकर कलम फ़ाइल पर रख दिया। क्यों फ़ोन किया है? उसकी आवाज़ में नागवारी थी। सी आंखों में तपिश दर आई। उस इंसान से हमज़ा शाह को नफ़रत थी। तुम और वो एएसपी आजकल बड़ा गठजोड़ कर रहे हो। उसके तमस्खराना अंदाज पर हमज़ा ने फ़ाइल बंद करके कुर्सी के साथ टेक लगा ली। तुम्हें क्या मसला हो रहा है? उसकी आवाज़ चुभती हुई थी। हातिम कुछ देर पहले ही हमज़ा के पास से रुखसत हुआ था। वह हमज़ा को रात में वीडियो भेज चुका था, जिसके मुतालिक उसे हमज़ा से कुछ अहम बात करनी थी। इस वजह से वो चंद लम्हों पहले हमज़ा के पास ही मौजूद था। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मगर कुछ देर बाद तुम्हें मसला होने वाला है। हमज़ा का माथा ठनका। उसकी छठी हिस्स फड़फड़ा उठी। तलहा ईवान, घुमा फिराकर बात मत करो। उसकी सर्द आवाज़ गूंजी, जिस पर तलहा का कहकहा बुलंद हुआ। उसकी मकरू आवाज़ सुनकर हमज़ा ने मोबाइल फ़ोन पीछे किया था। तुम्हारा दोस्त इस वक्त मौत के मुंह में है। उसकी मौत की खबर तुम्हारे पास पहुंचने ही वाली होगी। वो कहकहा लगाते हुए रुका। और उसकी मौत का इल्ज़ाम तुम पर आएगा। हमज़ा के जबड़े भींच गए। वो मेरा दोस्त नहीं है। वो मरे या जिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चंद लम्हों बाद उसकी बेतासिर आवाज़ कमरे की फ़िज़ा में गूंजी।
जब उसके कत्ल का इल्ज़ाम तुम पर आएगा तब तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा ना। उसकी आवाज़ उस लम्हे हमज़ा को बहुत बुरी लग रही थी। उसने ज़ोर से अपनी मुट्ठी भींच ली। वो उसे कोई गाली देना चाहता था मगर रुक गया। वो उस इंसान के लिए अपनी ज़ुबान क्यों गंदी करता। वो लंबा सांस भर के रह गया। मैं अपने आप को बचाना जानता हूँ, तुम अपनी खैर मनाओ, सर्द लहजे में कहते हुए वो कॉल काट गया। अब वो पुरसोच अंदाज में कुर्सी पर झूल रहा था। एकदम वो रुका और सर झटक कर दोबारा फाइल की जानिब मतवज्जा हो गया। उसका काम हातिम अब्दुल रहमान से ज़्यादा अहमियत का हामिल था। लम्हे गुजरते चले गए। घड़ी की टिक टिक हमज़ा की समात पर वज़नी पड़ रही थी। कमरे में मौजूद हर चीज़ उसे तासिफ से तक रही थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हर गुजरते लम्हे के साथ हमज़ा का दिल घबरा रहा था। कमरे की फ़िज़ा उसे नागवार गुजर रही थी। डैम इट! उसने गुस्से से कलम ज़मीन पर दे मारा। बालों में हाथ फेरता वो उठ खड़ा हुआ। उसके हर अंदाज से झुंझलाहट वाज़ेह हो रही थी। उसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। मेज़ पर से गाड़ी की चाबी और मोबाइल फ़ोन उठाता वो भागने के से अंदाज में कमरे से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते हुए उसका दिमाग कुछ गलत हो जाने का इशारा कर रहा था। उसने सर झटकते हुए गोया हर बुरे ख्याल को झटक डाला। उस इंसान को बचाना हमज़ा शाह के लिए वाकई में अहम था। अभी वो शहर से निकला ही था कि डैशबोर्ड पर पड़ा मोबाइल फ़ोन चिंगाड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन देखी तो उसामा का नाम जगमगा रहा था। हातिम ने मुस्कुराते हुए कॉल काट दी। वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसामा से बात करने का इरादा रखता था मगर उसकी तवक्के के बरखिलाफ़ फिर से बिल की आवाज़ गूंजी। साथ ही साथ स्क्रीन पर एक पैगाम भी उभरा था, पिकअप द कॉल। हातिम एक लम्हे के लिए चौंका। खिड़की से बाहर झाँका तो बाहर गैर मामूली सन्नाटा छाया था। वो चौकन्ना हो बैठा। रास्ता काफ़ी सुनसान था। सड़क के दोनों अतराफ में लगे शजर अपना साया ज़मीन पर फैला रहे थे। हातिम ने इर्द गिर्द देखते हुए मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगाया। हातिम भाई, आप कहाँ हैं? स्पीकर से उसामा की मध्यम मगर फिक्री आवाज़ गूंजी। पुलिस स्टेशन के रास्ते में हूँ। उसका लहजा संजीदा था। आप फ़ौरन से गाड़ी की स्पीड स्लो करें और गाड़ी से कूद जाएं, अभी। उसके लहजे से तेज़ी झलक रही थी। हातिम को लगा वो छुप कर उससे बात कर रहा है। क्यों? वो मामले की तह तलक पहुंच चुका था मगर अपने ख्याल की तसल्ली के लिए उसने सवाल पूछना चाहा। आपकी गाड़ी के ब्रेक्स फ़ेल हैं भाई। जब आप हमज़ा के पास थे तब तलहा के आदमी ने ब्रेक्स फ़ेल कर दी थी। मुझे अभी अभी पता चला है। सड़क का मोड़ काटते हुए हातिम ने एक निगाह मोबाइल फ़ोन पर डाली। गाड़ी उसके काबू से बाहर होती जा रही थी। तुम फिक्र मत करो उसामा, मुझे कुछ नहीं होगा। दूसरी जानिब से जवाब सुने बिना उसने कॉल काट डाली। उसी लम्हे सुनसान रास्ते में किसी चीज़ की आवाज़ गूंजी थी। हातिम ने अब्रू सुकेड़ कर देखा तो दूर से एक ट्रक उसी तरफ आता दिखाई दिया। इस ट्रक को भी अभी आना था। यह लम्हा वो चौंका। उस रास्ते पर किसी ट्रक का होना गैर मामूली था। उसने भालों में हाथ फेरकर कुछ सोचना चाहा। सामने से आता ट्रक गाड़ी के करीब तर होता जा रहा था। एक मुट्ठी भींचकर हातिम ने गहरा सांस भरा। उसके दिमाग में छपाका हुआ। उसने जल्दी से रिवर्स गियर लगाया। अब गाड़ी पीछे की जानिब हरकत कर रही थी। शीशे पर निगाह पड़ी तो पीछे से एक और ट्रक आता दिखाई दिया। उसके झबड़े भीग गए। उस वक्त वो मौत के मुंह में खड़ा था। एक नज़र पीछे की जानिब डालकर उसने आगे देखा। दोनों ट्रकों के दरमियान उसकी गाड़ी मौजूद थी। उसने गाड़ी को ब्रेक लगाने की कोशिश की मगर नहीं लगी। किसी ने उसे कब्र तलक पहुँचाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। संजीदा सी आंखें किसी सोच में गुम थी। दोनों ट्रक सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर मौजूद थे। उसने ऊपर की जानिब देखा और नम आंखों के साथ मुस्कुरा दिया। वो भी मरना नहीं चाहता था। उसके अभी बहुत से काम अधूरे थे। उसे अभी हाफा नईम के साथ जीना था। मौत उस पर अपने पर फैला रही थी। 3, या अल्लाह, मुझे अभी नहीं मरना। वो नम आंखों के साथ बड़बड़ा रहा था। 2, मुझे अभी अम्मा से मिलना है। मुझे अभी मामू से माफ़ी मांगनी है। मुझे अभी हाफा को बताना है कि मैं हमेशा से उसे चाहता था। अल्फाज रवानी से उसके मुंह से निकलते जा रहे थे। दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। उसी लम्हे एक धमाका की आवाज़ गूंज उठी। ट्रक के ड्राइवर पहले ही कूद चुके थे। सड़क पर से आग की लपटें उठने लगी। धमाका की आवाज़ यहाँ से कुछ फासले पर मौजूद गाड़ी तक भी पहुँची थी। गाड़ी चलाते हमज़ा के हाथ कँपा उठे। एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ाते हुए उसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। उसे दूर से ही आग में जलती गाड़ी और ट्रक नज़र आ गए थे। रैश ड्राइविंग के बावजूद भी उसे वहाँ पहुँचने में देर हो चुकी थी।
आग की लपटों से कुछ फासले पर हमजा ने गाड़ी रोक दी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। इर्द गिर्द मौजूद चंद झाड़ियों और दरख्तों को भी आग अपनी लपेट में ले चुकी थी। धमाका इस कदर शदीद था कि वहाँ मौजूद किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन था। आग का अक्स हमजा की आंखों में चमकने लगा। गहरे गहरे सांस भरकर हमजा ने तनफ़ुस दुरुस्त करने की कोशिश की। तो क्या एएसपी हातिम का किस्सा तमाम हुआ? क्या हातिम नाम का बाब इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था? क्या वो बराए नाम मासूम इंसान उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया था? एकदम हमजा को अपने अंदर खालीपन सा उतरता महसूस हुआ। वो हमजा का हरीफ था, कोई दूसरा उसे कैसे ख़त्म कर सकता था? उसने अपने पास पड़े पत्थर को पाँव से ठोकर मारी। वो पत्थर उड़ता हुआ दूर जा गिरा। हातिम! वो घुटनों पर हाथ रखे ज़ोर से चीखा। उसकी आवाज़ दूर तक गूंज उठी। हातिम, तुम कैसे मर सकते हो? वो एक दफ़ा फिर चिल्लाए। यकम बहुत सा गुस्सा उसके असाब पर तारी हुआ था। दिल चाहा कि सब कुछ नीज़ तो नाबूद कर दे। कोई हातिम को कैसे मार सकता था? ओए, तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सके बेवकूफ़ इंसान। मैंने तो समझा था कि तुम किसी को भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाने दोगे, मगर तुमने मेरे अंदाजे को गलत साबित कर दिया। उसके चेहरे पर सर्दपन छाया था, जबकि आंखों में अज़म मौजूद था। मैंने तुम्हें मारना था और तुम मेरे दुश्मन के हाथों कत्ल हो गए। वो मुसलसल चिल्ला रहा था। उसका दिमाग उस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि तलहा ईवान हातिम को मरवा चुका था। हातिम इस कदर आसान शिकार तो हरगिज़ नहीं था। अब मैं किससे लड़ूंगा? मुझे तो किसी और से लड़ना भी पसंद नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, बदतमीज़ इंसान। आखिर में वो इस कदर ज़ोर से चीखा कि उसका गला दर्द करने लगा। खांसते हुए वो झुका था। उसके मोबाइल की बीप बजी। उसी लम्हे दूर से पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। जेब से मोबाइल निकालकर उसने मैसेज देखा, जिसे पढ़कर उसका दिल चाहा कि मोबाइल ज़मीन पर दे मारे। तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मैं तुम्हारे लिए टक्कर का हरीफ ढूंढ कर मरता। हमजा ने गहरा सांस भरा। उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। हातिम अब्दुर्रहमान इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। हमजा अब इर्द गिर्द देखते हुए हातिम को तलाश कर रहा था। यकदम वो ठटका। दाएं जानिब मौजूद दरख्तों के झुरमुट में उसे कोई दिखाई दिया था। हमजा का रुख उसी जानिब था जहां वो एक दरख्त के तने के साथ टेक लगाए खड़ा था। हमजा को अपनी जानिब मतवज्जा पाकर हातिम ने अपना हाथ लहराया। हमजा उसे देख कर रह गया। पुलिस की खाकी यूनिफॉर्म पहने, सीने पर बाजू बांधे, पुरसुकून चेहरा लिए हातिम अब्दुर्रहमान अपनी भूरी आंखों से हमजा शाह को तक रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छाई थी। उसकी शर्ट आस्तीनों और कमर से फट चुकी थी। हातिम हमजा की जानिब बढ़ने लगा। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। हमजा बेतासिर नज़रों से उसे देखने लगा। जिंदा बच जाने पर मुबारकबाद नहीं दोगे? उसके सादा से लहजे पर हमजा ने अपने झबड़े भींच लिए। इससे अच्छा था कि मर ही जाते। उसके छुपते लहजे पर हातिम का कहका लगाकर हंस पड़ा। हमजा ने गौर से उसके चेहरे की जानिब देखा। दाहिनी आँख के थोड़ा सा नीचे एक लंबा खराश मौजूद था। पहले तो तुम कुछ और कह रहे थे। रुको, मुझे याद करने दो। उसने शहादत की उंगली थोड़ी पर रखते हुए हमजा को तपाते हुए कहा। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि वो दोनों एक जगह पाए जाए और वहाँ अमन कायम रह सकता। उन दोनों को इकट्ठा देखकर अमन वहाँ से रुखसत हो जाया करता था। उसी लम्हे पुलिस की गाड़ी उन तक आ पहुंची, जिनमें दो इंस्पेक्टर बाहर निकले और हातिम को सल्यूट किया। उनसे चंद ज़रूरी बातें करने के बाद वह हमजा की जानिब मुड़ा, जो कि अब वहाँ से जाने के लिए पड़तोल रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि तुम्हें इतना मारूं कि तुम चलने के काबिल भी ना रहो। हातिम ने अब्रू उठाकर इस्तेहज़ाई अंदाज में उसे देखा। उसका कद हमजा से एक आध इंच लंबा था। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा हाथ खुद तक पहुंचने दूंगा? वो एक लम्हे को रुका और फिर हमजा के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। अगर तुम्हारा हाथ मुझ तक दोस्ती की नीयत से पहुंचेगा तो मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूँगा। उसने गहरा सांस भरा। और अगर वार करने की नीयत से पहुंचा तो तुम्हारा हाथ सलामत नहीं रहेगा। उसका लहजा हद दर्जा संजीदा था। उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो इंस्पेक्टर की जानिब मतवज्जा हो गया। हमजा अपनी मुट्ठियाँ भींचे अकेला खड़ा रह गया। गुलाबी रंग का लंबा फ्रॉक पहने वो आज मामूल से हट कर लग रही थी। सुनहरी बालों को खुला छोड़ रखा था। फंद की आंखें सियाह रंग के प्याले में कैद थी। सुनहरी दुपट्टे को एक जानिब कंधे पर रखे, जबकि दूसरे कंधे पर भूरा बैग लटकाए वो सहज सहज कर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हल्के सपाटी मेकअप में उसका चेहरा धमक रहा था।
आयशा गाड़ी में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो अभी बाहर की जानिब बढ़ ही रही थी कि उसका टकराव हमज़ा से हुआ। उसे देखकर हमज़ा ठटक कर रुका और फिर देखते ही देखते उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसने कदरे नागवारी से हबूर की जानिब देखा। हबूर जो उस पर एक जानिब एक नज़र डालकर बाहर की जानिब बढ़ने लगी, हमज़ा की पुकार पर रुक गई। रुको, उसका लहजा सर्द था। हबूर के कदम खुद ब खुद रुक गए। यह कोई पट्टा नहीं है जिसे कंधे या फिर गले के गिर्द लपेट लिया जाए। इसका इस्तेमाल सर को ढांपने के लिए किया जाता है। वो बोलते हुए हबूर के मुकाबिल आया। दुपट्टा सर पर लो। नहीं लूँगी, मैं पार्टी पर जा रही हूँ। उसके तेज़ लहजे पर हमज़ा ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने सर को ढांपे बिना यहाँ से कैसे जा सकती हो। वो उसके सामने डटकर खड़ा हो चुका था। हबूर इस्तेज़ाइया लहजे में मुस्कुरा दी। मुझे नहीं मालूम था कि इतने पढ़े लिखे इंसान की सोच इस कदर दकियानूसी होगी। उसके लहजे में तंज था। अगर घर की इज्जत का ख्याल रखने वाला इंसान दकियानूसी कहलाता है तो हाँ, मैं दकियानूसी हूँ। मुझे अपने ख़ानदान की रिवायत अजीज़ हैं। वो सर्द लहजे में बोला तो हबूर ने अपना सर झटक डाला। ओ हमज़ा, तुम किस ज़माने में जी रहे हो? आजकल तो औरतें भी मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और तुम इतनी सी बात पर मसला खड़ा कर रहे हो। उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ चुका था। मैं औरतों के मर्दों के साथ काम करने को बुरा नहीं कह रहा। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम ऐसे हुलिये में बाहर निकलो जिससे गैर मर्द तुम्हारी जानी मतवज्जा हों। उसके संजीदा लहजे पर हबूर ने अपनी आंखें घुमाई। वहाँ कोई मर्द नहीं होगा, सिर्फ लड़कियाँ ही होंगी। हमज़ा ने गुस्से से अपने सर को झटक डाला। तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही? अपने सर को ढाँप कर यहाँ से निकलो, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। हबूर चंद लम्हे गुस्से से उसे देखती रही। अगर वो कह रहा था कि वो हबूर को नहीं जाने देगा तो वो वाकई नहीं जाने देगा। उफ़, वो इतना ज़िद्दी क्यों था? उसके हाथ दुपट्टे की जानिब बढ़ते देखकर हमज़ा ने अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। कुछ देर बाद वो अपना सर ढाँपने गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी। वो उस वक्त हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था। मुज्तबा ड्राइविंग सीट पर बैठा तो उसकी तवज्जो अपने फ़ोन की जानिब गई जहां उसामा की मिस्ड कॉल्स का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा था। उसकी निगाहों के सामने कुछ देर कबल का मंजर छा गया जब दोनों ट्रक उसकी गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। उसने गाड़ी से चंद अहम चीज़ें निकाली और वहां से छलांग लगा दी। सड़क पर गिरने की वजह से उसकी कमर और बाजू पर खराशें पड़ चुकी थी। गर्दन पर भी पत्थर लगने की वजह से खून बहने लगा था। उसे मालूम था कि यह सब किसने किया था। अब उसे जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल करना था। मैं ठीक हूँ उसामा, मुझे 2 दिन के अंदर अंदर हवेली का नक्शा चाहिए। अब मैं मज़ीद देर नहीं करना चाहता। उसे मैसेज भेजने के बाद वो खिड़की की जानिब मतवज्जा हो गया। सर, मैंने कहना था उन लोगों से दुश्मनी मत पालें, ये इंसान की शक्ल में सांप है। कुछ देर बाद गाड़ी में मुज्तबा की आवाज़ गूंजी तो हातिम ने गहरा सांस भरा। मुज्तबा, मौत बरहक है। जो गोली मेरे नाम की नहीं है वो मुझ तक नहीं पहुंच सकती, और जिस गोली पर मेरा नाम लिखा है उससे मैं खुद तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। उसका लहजा इंतहाई संजीदा था। वो हर किस्म के हालात के लिए तैयार था, मगर आज जब मौत उस कदर करीब थी तो उसे एहसास हुआ था कि उसके दिल में अभी जीने की ख्वाहिश मौजूद थी। उसे अपने अधूरे काम मुकम्मल करने थे। वो मौत से नहीं डरता, मगर मरने से पहले वो सूफिया बेगम और हाफा नईम से मिलना चाहता था। उन्हें अपने दिल की कुछ बातें बताना चाहता था। आपका मकसद क्या है? क्यों अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं? पुलिस स्टेशन की इमारत से दूर दिखाई देने लगी थी। हातिम ने बेतासे निगाहों से मुज्तबा की जानिब देखा। मेरा मकसद इस इलाके में अमन कायम रखना है और चंद गुनहगार लोगों को सज़ा दिलवाना है। उसके सर्द लहजे पर मुज्तबा इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुरा दिया। जब तक तलहा ईवान और हमज़ा शाह जैसे नासूर इस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ अमन कायम नहीं हो सकता। और हमज़ा तो शाहगढ़ का अगला सरदार बनने वाला है। हातिम ने अपने जबड़े भींच लिए। अब उन सरदारों का सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए और ये सिलसिला हमज़ा पर ही ख़त्म होगा। उसका लहजा इंतहाई ख़तरनाक था। वो कुछ सोचे बैठा था। सरदारों को ताकतवर वहाँ के लोग बनाते हैं और जब उनके पास ताकत आ जाती है तो ख़ुद फ़िरौन बन बैठते हैं। हर किसी को अपनी जागीर समझते हैं। यहाँ के फ़िरौन की ताकत भी अपने उरूज को जा पहुँची थी। उस इलाके को अब किसी मूसा की तलाश थी। हातिम ने एक नज़र बाहर की जानिब डाली। यहाँ पर बहुत कुछ पोशीदा था, कुछ ऐसा जो सिर्फ यहाँ के लोगों को मालूम था। बाहर से आने वाला कोई फ़र्द इस बारे में नहीं जानता था, मगर हातिम तो बाहर का इंसान नहीं था।
मुश्तबा ने थाने जाने के बजाय गाड़ी का रुख हातिम के घर की जानिब कर दिया। हातिम ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। आपको आराम की ज़रूरत है। दुश्मनों का सामना करने के लिए आपका सेहतमंद होना ज़रूरी है। उसकी बात पर हातिम खामोश रहा। उसे उस वक्त आराम की ज़रूरत थी। उसके दिल में माँ की गोद की तलब बढ़ रही थी। जी चाह रहा था कि वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो जाए, मगर ये मुमकिन नहीं था। वो गहरा सांस भरकर रह गया। घर पहुंचने पर मुश्तबा उसके लिए खाना और चाय ले आया था। खाना खाने के बाद वो आराम की नीयत से अपने कमरे में घुस गया। पार्टी से वापसी पर वो बाग में मौजूद झूले पर आ बैठी थी। वो हाइद को आज की सारी बात बता रही थी। नारंगी रंग के लिबास में उसकी रंगत दमक रही थी, आंखों में इश्तियाक छाया था, जबकि दूसरी जानिब उसकी बात पर खामोशी छा गई थी। वो अब हाइद के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ खड़ूस, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसके सवाल पर दूसरी जानिब अपने बिस्तर पर बैठे हाइद ने लंबा सांस भरा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी में मेरी एक इज़्ज़त है, सब लोग क्या सोचेंगे? वो संजीदगी से बोला। उसे हबूर की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। खड़ूस, वो झूलते हुए बोली, लोगों को जो सोचना है वो सोचने दे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो ऐसी ही थी, किसी की परवाह ना करने वाली, हमेशा अपने दिल की सुनने वाली। मुझे अभी वहाँ नौकरी करनी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी इज़्ज़त ख़राब हो। उसकी संजीदा लहजे पर हबूर ठटकी। ये बात इस कदर बड़ी तो नहीं थी। मैं आपकी इज़्ज़त क्यों ख़राब करूँगी? मेरा दिल चाहा कि मैं वो शेर लिखूँ तो मैंने लिख दी। नॉट अ बिग डील। हाइद सीधा हो बैठा। हबूर, आपने पूरी क्लास के सामने वो शेर लिखा था। इट्स अ बिग डील। हबूर की पेशानी पर सिलवटों का जाल बिछ गया। देखिए हबूर, ये इज़्ज़त पाने में मुझे बहुत वक्त लगा है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इसलिए हबूर ने तेज़ी से उसकी बात काट डाली। तो आपका मतलब ये है कि मुझे आपकी इज़्ज़त अजीज़ नहीं है? उसका लहजा दरिश था। हबूर, मैंने ये कब कहा? हाइद ने अपना सर थाम लिया। आप कब से मुझे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे आपकी इज़्ज़त प्यारी नहीं है? उसकी फंदकी आंखों में तपिश छाई थी। रिलैक्स हबूर, आप क्यों मुझसे लड़ना चाहती हैं? वो तंग आकर बोला। क्या जादू इतनी जल्दी उसके सर से उतरने लगा था? मैं लड़ना नहीं चाहती खड़ूस, आप लड़ाई करना चाहते हैं। कब से मेरी इज़्ज़त कहे जा रहे हैं? क्या मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है? बोलते बोलते उसका सांस फूलने लगा। मैंने आपकी जानिब रुजू किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है। उसका सफ़ेद चेहरा सुर्ख पड़ा था। दूसरी जानिब हाइद बेतासिर चेहरा लिए बैठा। हुज़ैफ़ा ने उसे जिस कदर आसान काम बताया था, यह काम उतना आसान भी नहीं था। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ खड़ूस। बोलते बोलते उसका लहजा नम हो गया था। उस इंसान के लिए हबूर ने अपने तमाम उसूल तोड़ डाले थे, अपनी हुदूद तक को पार कर दिया था, और वो उसे अपनी इज़्ज़त की अहमियत जतला रहा था। जब लड़कियां किसी एक इंसान के लिए अपनी हुदूद पार कर जाती हैं तब बहुत तबाहकारियां अमल में आती हैं। आई एम सॉरी हबूर, वो लंबा सांस भरते हुए बोला। तो हबूर ने कॉल काट डाली। उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं होने वाला था। टांगों को झूले पर समेटते हुए उसने मोबाइल को परे किया। दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा था। उस इंसान के लिए उसने अपनी इज़्ज़त नफ्स को रौंद डाला। वो अपने ख़ानदान की परवाह किए बगैर उससे बात कर रही थी। उसने हाफा की बात पर अमल करना चाहा था, मगर उस दिल का क्या करती जो हाइद की जानिब माइल हो चुका था। वो इस बात के एतराफ़ करती थी कि वो इस इंसान के बगैर नहीं रह सकती। उसे बात के बगैर उसे सुकून नहीं मिलता था, मगर क्या वो भी उसके लिए यही कुछ महसूस करता था? क्या वो भी उस कदर चाहता था जैसे वो उसे चाहती थी? उसका दिल सुकड़ कर फैला। उसने अपने घुटनों को सीने के साथ लगाकर अपना सर झुका दिया। उसमें मज़ीद कुछ सोचने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। वो अपने आप को जानती थी। अभी वो हाइद से गुस्सा थी, कुछ देर बाद वो उससे बात कर रही होगी। वो उससे मोहब्बत करती थी, और मोहब्बत में तो वो अपनी जान तक कुर्बान कर देने के कायल थी। तन्हाई में इस कदर महरूमी क्यों छा जाया करती है? वो कब से कुर्सी के आगे मेज़ पर सर धरे दोहरी बैठी थी और बेतौजी से मेज़ पर आ रही तिरछी लकीरें खींच रही थी। चेहरे पर एक अजब सी अफसुर्दगी छाई थी। दिल भी उदास मालूम पड़ता था। नज़रें लैम्प से फूटती सुनहरी रोशनी पर मरकूज़ थी। आज किसी से ढेर सारे शिकवे करने का जी कर रहा था। किसी को अपनी महरूमियाँ बताने का दिल कर रहा था। अपने बाप के पास बैठने का दिल कर रहा था। एक आंसू उसके बाईं आँख से निकलता कनपट्टी से गुजरता हुआ बालों में गुम हो गया। किससे शिकवा करती? इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जिसे जज किए जाने के डर के बगैर अपने दिल की तमाम बातें बताई जा सकें। उसी लम्हे हाफा नईम के दिल में हबूर शाह का ख्याल आया।
मगर उसने अपना सर झटक डाला। हबूर तो उसे सुनती ही नहीं थी, सिर्फ अपनी सुनाती थी। खड़ूस ये खड़ूस वो तो किसी की ज़िंदगी में ज़रूरी इंसान नहीं थी। वो आखिर किस किस चीज़ का दुख मनाती। तमाम रिश्तों में वो नाकाम ठहरी थी। एक अच्छी बेटी तक ना बन पाई थी। उसके बाप ने उसे आज तक अपने सीने से नहीं लगाया था। उसका कसूर क्या था? वो क्यों उससे बेबुनियाद नफ़रत निभा रहे थे? उसने तो हमेशा ही उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा था, मगर वो आज तक अपने बाप के दिल में अपने लिए जगह क्यों नहीं बना सकी थी? या अल्लाह, उनका दिल इतना सख्त क्यों है? वो सिसक उठी। अगर उसे अपनी जान के बदले में भी नईम साहब का प्यार मिलता तो वो अपनी जान तक को कुर्बान कर देती। बाप की मोहब्बत से ज़्यादा कीमती चीज़ इस दुनिया में नहीं पाई जाती। यकदम उसके दिल में हातिम का ख्याल आया। वो इंसान जो उसकी बहन का साबका शौहर था, वो इंसान जिसके साथ पहली दफ़ा उसे महसूस हुआ था कि वो उसके साथ खड़ी अच्छी लगती है। मगर उसके अच्छा लग जाने से क्या होता है? अगर इस दुनिया में इत्तफ़ाक़ होते हैं तो वो किसी इत्तफ़ाक़ की मुंतज़िर थी। अगर इस दुनिया में मुआवज़े होते हैं तो वो किसी मुआवज़े के रौनमा होने की मुंतज़िर थी। उसने पास पड़े मोबाइल को उठाते हुए हबूर का नंबर मिलाया। उसे उस वक्त हबूर की ज़रूरत थी। उसे लगा अगर वो किसी से अपने दिल की बातें नहीं कहेगी तो उसका दिल फट जाएगा। बेल जा रही थी, उसकी उंगलियां मुसलसल हरकत कर रही थी। वो एकदम रुकी। उसने अपने अब्रू सुकेड़कर मेज़ की जानिब देखा। उसका हाथ मुसलसल हातिम लिख रहा था। गहरा सांस भरते हुए उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। हेलो हाफा, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। एकदम स्पीकर से हबूर की आवाज़ सुनाई दी। हाफा सीधी हो बैठी। तुम्हें पता है आज खड़ूस ने क्या कहा? वो हमेशा की तरह हाफा की सुने बगैर अपनी बात किए जा रही थी। वो खामोशी से उसकी बात सुनती रही। वो आज भी एक सामे थी। उसे तो कभी किसी ने सुना ही नहीं था। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? एकदम हबूर ने सवाल किया तो हाफा ने हुंकारा भरा। आजकल हबूर की हर बात खड़ूस से शुरू होकर खड़ूस पर ही ख़त्म हो रही थी। हाफा किसी की भी ज़िंदगी में कहीं नहीं थी। हबूर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कुछ देर तक उसकी बातें सुनने के बाद हाफा ने बेदिली से कॉल काट दी। मोबाइल को मेज़ पर रखते हुए उसने अपने सर को दोबारा से झुका दिया था। सियाह आँखों से आंसू रवा थे। घर के सहन में बैठे हुए मुसलसल एक ही सोच उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। आखिरकार काफ़ी सोच विचार के बाद उसने मोबाइल फ़ोन पर एक नंबर मिलाया। वो उस वक्त सुरमई शलवार कमीज़ में मलबूस था। आस्तीनों को कोहनी तक मोड़ रखा था। बाजुओं पर मौजूद ज़ख़म नज़र आ रहा था। शाम होने के बाइस हल्की हल्की हवा चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो हादी? हादी कुछ देर पहले ही अकेडमी से वापस आया था। हातिम की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई, मगर फिर उसे याद आया कि वो तो हातिम से नाराज़ था। इधर से जाने के बाद अब्दुल हादी उसे आज याद आया था। उसने नाराज़गी से अपना सर झटका। वालेकुम अस्सलाम। उसकी आवाज़ में छिपी खफगी को महसूस करके हातिम मुस्कुरा दिया। तो हादी अपने भाई से नाराज़ है? वो मुस्कुराते हुए बोला। हादी उसकी बात पर खामोश रहा। सॉरी यार। हातिम ने ज़मीन पर पड़ी लकड़ी उठा ली। अब वो उसके सिरे से ज़मीन पर कुछ लिख रहा था। हादी मुंह फुलाए अपने कमरे में मौजूद कुर्सी पर बैठा था। तो अब्दुल हादी कैसे मानेगा? वो अब ज़मीन पर लकीरें खींच रहा था। आप वापस आ जाए, मैं मान जाऊंगा। उसके नरूठे से अंदाज पर हातिम ने गहरा सांस भरा। वो हादी को कैसे समझाता कि वो अभी वापस नहीं आ सकता। अभी हातिम अब्दुल रहमान के सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां थी जिन्हें पूरा करना उसका फ़र्ज़ था, और हातिम अब्दुल रहमान अपने फ़र्ज़ से नज़रें नहीं चुरा सकता था। उसे अभी कुछ लोगों को फ़िरौन की कैद से आज़ाद करवाना था। जल्द आऊँगा इंशाअल्लाह। उसका लहजा संजीदा था। अब मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? वो अब उससे नरमी से पूछ रहा था। नहीं। एक लफ्ज़ी जवाब पर हातिम मुस्कुरा दिया। अब उन दोनों के दरमियान खामोशी छाई थी। अब्दुल हादी, मुझे तुम्हारी अपिया से बात करनी है। उसकी बात पर हादी के अब्रू इकट्ठे हो गए। वो सीधा हो बैठा। क्यों? तजस्सुस भरा लहजा। हातिम खामोशी से लकड़ी से ज़मीन को खुरचता रहा। कच्ची ज़मीन से मिट्टी बाहर निकलती रही। क्योंकि मैं अपनी गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता। हादी ने उलझी नज़रों से मोबाइल फ़ोन की जानिब देखा। कौन सी गलती? हातिम भाई, अब क्या कह रहे हैं? हातिम की बात की समझ नहीं आई थी। निकाह से पहले हमना की रजामंदी ना जानने की गलती? क्या ये एतराफ़ था? हादी खड़ा हो गया। उसे लगा कि उसे सुनने में गलती हुई थी। हातिम भाई, आप अपिया से शादी करना चाहते हैं? उसकी पुरजोश आवाज़ स्पीकर से गुजरते हुए हातिम की समात में पड़ी। वो तो हमेशा से यही चाहता था। हाँ। उसके जवाब पर हादी का दिल चाहा कि वो झूम उठे।
हातिम भाई, मैं तो हमेशा से यही चाहता था। रुके, मैं अपिया को ये खुशखबरी सुना कर आता हूँ। वो कमरे से बाहर निकलने ही लगा था कि उसे हातिम की आवाज़ सुनाई दी। हादी, रुको। हादी के चलते कदम फ़ौरन से रुक गए। पहले मुझे उससे बात करने दो, उसकी रजामंदी पूछने दो। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी, और अगर वो रजामंद ना हुई तो उसने अपने अंदेशे का इजहार किया तो यह शादी नहीं होगी। वो हल्के सा मुस्कुराते हुए बोला, आप उनसे शादी क्यों करना चाहते हैं? एकदम हादी के दिमाग में सवाल आया। उस सवाल पर हातिम सर झुकाकर हंस दिया। दाहिने गाल पर हल्का सा गढ़ा नमूदार हुआ। तुम उसके भाई हो, तुम्हें जवाब सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। उसका लहजा मुस्कुराता हुआ था। हादी ने अबरू सुकेड़कर मोबाइल फ़ोन को देखा। हातिम भाई, वो चीखा तो हातिम का कहका बुलंद हुआ। तुम अपनी बहन से मेरी बात करवा रहे हो या नहीं? अपनी मुस्कुराहट दबाते उसने दो टोक लहजे में पूछा, जिस पर हादी कमरे से बाहर निकला। करवाता हूँ। वो किचन में दाखिल हुआ, जहाँ स्लेब के आगे खड़ी हाफा आटा गूंदने में मगन थी। बालों को अच्छी तरह से लपेटे वो आटे में अपना हाथ फेर रही थी। अपिया, अपने हाथ धो लें, आपके लिए कॉल आई है, वो शरीर से अंदाज में बोला। हाफा ने एक झटके से उसकी जानिब देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। किसकी है? वो सिंह के जानिब बढ़ी। स्पीकर के दूसरी जानिब मौजूद हातिम तक भी उसकी आवाज़ पहुंची थी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। बात करेंगी तो पता लग जाएगा। हाफा ने इस बात में सर हिलाते हुए अपने हाथ रुमाल से साफ किए। वो अभी हादी के पास पहुंची ही थी कि उसने मोबाइल अपने कान के साथ लगाया। मैं यहीं रहूं या बाहर चला जाऊं? मैं जो बात उससे अकेले में कर सकता हूं वो सबके सामने भी कर सकता हूं। हादी मुस्कुरा उठा। हाफा उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैं जा रहा हूँ, आप सुकून से बात कीजिए। उसने मोबाइल फ़ोन हाफा की जानिब बढ़ा दिया। वो किचन से बाहर निकला तो हाफा ने स्क्रीन की जानिब देखा, जहाँ जगमगाते नाम को देखकर उसकी धड़कनें मुंतशिर हुई थी। वो हाफा से बात क्यों करना चाहता था? उसने कपकपाते हाथों के साथ मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगाया। अस्सलाम वालेकुम। स्पीकर से हातिम की संजीदा आवाज़ उभरी। हाफा ने दुपट्टे को भींचते हुए अपनी आंखें मींच ली। दिल के धड़कन की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। वालेकुम अस्सलाम। वो मध्यम लहजे में बोलते हुए पास मौजूद कुर्सी पर बैठ गई थी। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पेशानी पर चमकते पसीने को साफ करते हुए हाफा ने इधर उधर देखा। नईम साहब नमाज़ पढ़ने गए थे और रज़िया बेगम अंदर मौजूद थी। जी पूछें। उसके गले में कांटे उग रहे थे। उसने कभी भी हातिम से मुखातिब होने का तस्वुर भी नहीं किया था। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हंसी मेरे मकान को घर बना दे। क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? हाफा को एक लम्हे के लिए लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो चुका है। हाथ कँपा उठे। क्या उसने सही सुना था? हातिम अब्दुल रहमान उससे शादी करना चाहता था। थूक को निगलते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली। आंसू पलकों की बाढ़ को पार करते रुखसार पर बहने लगे। क्या तुम्हें हातिम अब्दुल रहमान का साथ कबूल है? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। हाफा को समझ नहीं आ रहा था कि यह ख्वाब था या फिर शराब। मोहब्बत खुद उसके आगे झूले फैलाई खड़ी थी। बताओ हाफा, वो एक दफ़ा फिर से बोला। वो हाफा के जवाब का मुंतज़िर था। एक अमृत था जो हाफा की समात में घुल गया। उसे अपना नाम इस कदर खूबसूरत कभी नहीं लगा था। आप बाबा से बात कर लें। उसने अपने धड़कते दिल पर काबू पाते हुए जवाब दिया। हाफा की बात पर हाथे मुस्करा दिया। मामू से तो मैं बात कर ही लूँगा। अभी मैं तुम्हारी रजामंदी जानना चाहता हूँ। हाफा के रुखसार सुर्ख पड़ने लगे। किस्मत उस पर इस कदर मेहरबान कैसे हो गई थी कि हातिम अब्दुल रहमान जैसा शानदार शख्स उसका साथ मांग रहा था, उसकी रजामंदी पूछ रहा था। वो उसे क्या बताती कि वो तो हमेशा से ही उसकी पसंद था। वो तो इसकी पहली नज़र की चाहत थी। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? हाफा ने गहरा सांस भरा। नहीं, मैं राज़ी हूँ, जल्दी से कहते उसने कॉल काट दी। दूसरी जानिब हातिम के चेहरे पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट छाई थी। जारी है। तो आज का एपिसोड यहीं तक के, और मैं हुक्ड हो गई हूँ। राइटर ने बताया ही नहीं कि हातिम ज़मीन पर क्या लिख रहा था। क्या वो भी हाफा का नाम लिख रहा था, जैसे हाफा लिख रही थी उसका नाम मेज़ पर। और बहुत अच्छा एपिसोड था। बहुत अच्छा एपिसोड था। फाइनली हातिम ने प्रपोज़ कर दिया हाफा को। वेरी गुड हातिम, वेरी गुड। बहुत अच्छा किया तुमने। और देखते हैं अब हबूर का क्या बनता है। हबूर और हाइद की कहानी आगे कैसे बढ़ती है, क्या होता है इन दोनों की कहानी में। और
और डियर हाफा, अगर आपको किसी से बात करनी ही थी तो आप किसी और को कहीं क्यों ढूंढ रही थी? आपके पास आपका भाई मौजूद है, आपकी बहन से अब आपकी सुलह हो गई है, तो आप उनसे बात करें ना। मुझे लगता है कि भाई बहन से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। किसी भी दोस्त से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग आपकी आपके बहन से बन सकती है, क्योंकि मेरी बहन से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। हाँ, अब शादी हो गई है उनकी, तो मुझे लगता है कि थोड़ी तो दूरी आ जाती है। शादी के बाद उनकी प्रायोरिटीज़ थोड़ी चेंज हो जाती हैं, मतलब ज़िम्मेदारियाँ बदल जाती हैं, तो कहीं और थोड़ी बिज़ी हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी शादी से पहले मैं अपनी सारी बातें उनसे बताती थी, जब मेरे पास दोस्त नहीं थे। ऑब्वियसली जब दोस्त होते हैं तो आप दोस्त को बताते हो, लेकिन फिर जब दोस्त नहीं होते या दोस्त अच्छे सामने नहीं होते, या फिर आपको लगता है कि दोस्त पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, या आप अकेले हो, तो मुझे लगता है कि भाई बहन वाला रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ आप सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हो बिल्कुल आराम से। हाँ, लेकिन कभी कभी भाई बहन भांडा फोड़ भी देते हैं कुछ मामलों में। इतना भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए उन पर, सोच समझ कर बातें बताएं। और आप मुझे बताएं कि क्या आप मेरी राय से मुत्तफ़िक हैं? आपकी आपके भाई बहनों से बॉन्डिंग कैसी है? और डियर हाफा, मैं आपको क्या बताऊं, कितनी सड़ू फादर आपको राइटर ने दिए ना। इतने सड़ू फादर मैंने कहीं ना सुना ना कहीं देखा। हालांकि जो बाबा लोग होते हैं ना, वो बेटियों पर जानिसार हो जाते हैं। जिस तरह से वो बेटियों को प्यार करते हैं, जितने वो लविंग और केयरिंग होते हैं ना, मुझे लगता है कि उनका प्यार करने का स्टाइल ही अलग होता है। अम्मी से आप बेस्ट फ्रेंड की तरह सारी बातें कर लेते हो और पापा से आप सारे लाड उठवा लेते हो, है या नहीं? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अगर मुझे किसी से लाड उठवाने हैं तो वो पापा ही हो सकते हैं, जिनसे मैं ऊट पटांग बातें करके लाड उठवा सकती हूँ। और अम्मियों से तो कभी कभी झिड़की भी मिल जाती है, लेकिन ऐसा पापा के साथ नहीं होता। वो आपको नहीं झिड़कते, वो आपकी बात सुन लेते हैं, आपकी उल्टी पुल्टी ऊट पटांग बात। और कभी कभी अम्मियाँ डांट देती हैं किसी किसी गलती पर, लेकिन पापा लोग बहुत स्वीट होते हैं, बहुत 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 स्वीट होते हैं। तो मैं दुआ करूँगी डियर हाफा, राइटर आपके फ़ादर को भी थोड़ा अच्छा तो कर ही दें आपके लिए। राइटर आपके पापा के दिल में आपके लिए प्यार थोड़ा जगा दें, ताकि आपको भी पता चले कि पापा को होना सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरे और सबके वालिदैन को उनके लिए सलामत रखना, है ना, क्योंकि पेरेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या मेरी बात थोड़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो हम बात को यहीं ख़त्म करते हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं कल, लेकिन कल हम रिकॉर्ड करेंगे कोई और नावल, यानी कि कोई शॉर्ट नावल। मैं बहुत दिन से आधा ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो फॉर अ चेंज मैं कल कोई और नावल रिकॉर्ड करूँगी। कल आपको हादा के एपिसोड नहीं मिलेंगे, आपको हादा के एपिसोड परसों मिलेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत हो गया, अब हम बस करते हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और हम मिलेंगे कल। ओके, टाटा बाय।